दर्शक अमिताभ दास को जानना चाहता है, तो बचपन से लेकर आपके सक्सेस होने तक का पूरी आइडेंटिटी के साथ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ऐसे दास की वजह से बहुत लोग, खास पे बिहार के बाहर, मुझे बहुत लोग बंगाली समझ जाते हैं। और मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई। और मैं 94 बैच का IPS हूँ। 94 बैच में मैं IPS बना। तो इससे गांव से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, लेकिन यदि लोग जानना चाहें तो मेरा गांव मधुबनी जिला में है। और मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं। पूरे समय में, पूरे कार्यकाल में मैंने माफिया से बहुत लोहा लिया है। पूरे बिहार में माफिया राज है। मुझ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया क्योंकि मैं माफिया राज का हिस्सा नहीं था। नीतीश कुमार का अपना गिरोह है, मेवालाल चौधरी। सीनियर एसपी को नीतीश कुमार का आदेश है कि भाई मेवालाल को टच नहीं करना। सारे सबूत हैं। सभी जानते हैं कि बिहार के सबसे खूंखार माफिया सरगनाओं में से एक अनंत सिंह है। नीतीश कुमार बिल्कुल चपरासी की तरह हाथ जोड़ के अनंत सिंह के सामने खड़ा थे। अनंत सिंह के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। रेडियो का मतलब जनता दल अंडरवर्ल्ड, पूरा एक गिरोह चला रहा है नीतीश कुमार। कभी अनंत सिंह के साथ, कभी मेवालाल चौधरी के साथ, कभी मंजू वर्मा के साथ, कभी किसी के साथ। दर्शक अमिताभ दास को जानना चाहता है, और वो अमिताभ दास जो बचपन में जहाँ खेला, अमिताभ दास बने। तो बचपन से लेकर आपके सक्सेस होने तक का पूरी आइडेंटिटी के साथ में सर, अमिताभ दास। ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बचपन से लेकर आज तक की। तो लगभग 50 बरस की कहानी हो जाएगी, आधी सदी की। तो उसको खैर मैं समेट कर बोलता हूँ, संक्षेप में बोलता हूँ। ऐसा है कि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। ऐसे दास की वजह से बहुत लोग, खास पे बिहार के बाहर, मुझे बहुत लोग बंगाली समझ जाते हैं। जब मैं ट्रेनिंग में हैदराबाद में था, IPS की ट्रेनिंग में, या बाहर जाता हूँ तो बहुत लोग मुझे बंगाली समझ जाते हैं। लेकिन ऐसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उत्तर बिहार में दरभंगा शहर है, बागमती नदी के किनारे। और मिथिला क्षेत्र जो बिहार का है, मिथिला का वो केंद्र माना जाता है दरभंगा। तो मैं वहीं दरभंगा का रहने वाला हूँ। और मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई। और ऐसे पहली बार जब मैं दिल्ली गया तो वो UPSC का ये IPS वाला इंटरव्यू देने मैं गया था। उसके पहले मैंने कभी दिल्ली देखी भी नहीं थी। जनरली लोग कंपटीशन की तैयारी के लिए, बहुत सारे बिहारी भी दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर वगैरह में जी। लेकिन मैंने पूरी पढ़ाई और पूरी तैयारी बिहार में ही की। स्कूली शिक्षा मेरी दरभंगा से हुई। और ISC में कुछ समय के लिए मैं पटना साइंस कॉलेज आया, पटना आया, लेकिन साइंस में मेरी खास रुचि नहीं थी। तो फिर मैं दरभंगा लौट गया। और मैं 94 बैच का IPS हूँ। 94 बैच में मैं IPS बना। और अब तो मैं 2020 26 बरस हो गए। तो काफ़ी पुराना लंबा सफ़र रहा मेरा। सर मैं 94 के आगे जाऊंगा जी। उससे पहले अमिताभ दास, तो खुद अमिताभ दास के बारे में बता रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था कि आपके पापा जी, ग्रैंडपा, आप क्या अपने फैमिली के पहले IAS या IPS अधिकारी या UPSC क्रैक करने वाले, या आपके गांव का भी एक बार नाम अगर देते तो आपके गांव के भी लोग आपसे। हाँ, नहीं, गांव तो ऐसे मेरा गांव मधुबनी में है। मधुबनी ज़िला में एक छोटा सा गांव है, विजय सलेमपुर गांव है। लेकिन गांव से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा क्योंकि जो मेरे पिताजी थे, बाबूजी थे, अभी कुछ महीने पहले ही गुजर गए। 102 बरस उम्र थी। तो वो अपने समय में ही गांव छोड़ के चले आए थे। तो इससे गांव से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। लेकिन यदि लोग जानना चाहें तो मेरा गांव मधुबनी ज़िला में है। मधुबनी ज़िला को तो पूरा इंडिया जानता है, मेरी मधुबनी पेंटिंग्स की वजह से। जी। वो ज़िला काफ़ी मशहूर हो गया है। बिल्कुल। तो नेपाल के बॉर्डर पर है। तो उसी का गांव विजय सलेमपुर है। और मेरे पिताजी तो थे श्री गौरी शंकर दास, जो भी कुछ महीने पहले मैंने कहा कि चल बसे। वो उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके पढ़ाई की थी क्योंकि बहुत बचपन में मेरे दादाजी की मौत हो गई थी जब मेरे पिताजी काफ़ी छोटे थे। तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके पढ़ाई की। दरभंगा राज का स्कॉलरशिप मिलता रहा। और वो बिहार की जो प्रशासनिक सेवा थे उससे रिटायर हुए थे। ADM होकर रिटायर हुए थे, ADM के रैंक पर। और मैं 8 भाई बहन हूँ। लंबा चौड़ा परिवार है मेरा, 8 भाई बहन हूँ। सबसे छोटा मैं हूँ, इसलिए घर का नाम भी मेरा छोटू है। लोग घर में मुझे छोटू करके ही पुकारते हैं। सबसे छोटा हूँ। और मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं। वो सारे मेरे भाई बहन जो हैं वो अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिकन सिटीजन्स हैं। और सारे लोग अमेरिका में बहुत बरस पहले जाकर बस गए हैं। मैं अकेला हूँ भाई बहनों में, तो अभी हिंदुस्तान में
हूँ अभी जी। अभी हिंदुस्तान में हूँ मतलब नहीं, मैंने आप कुछ ज़्यादा ही मतलब निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में ही रहना ही है, ऐसा जी। नहीं। मेरा विदेश जाने का कोई इरादा नहीं है और लंबा संघर्ष करना है मुझे। अभी तो मेरा अपना एक संगठन है, बिहार विप्लवी परिषद मैंने बनाया है। विप्लवी का मतलब होता है क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी। जी। तो मेरा अपना संगठन है एक बिहार विप्लवी परिषद। तो अभी तो मेरी कर्मभूमि मेनली बिहार में ही है, आगे भले वो आगे बढ़े। तो उससे मैं माफिया ताकतों से लड़ता हूँ, सर सांप्रदायिक इन शक्तियों से सब लड़ता सब्जेक्ट हूँ। पर मैं आऊँगा जी। क्योंकि अमिताभ जी, दास जी। जी को का एक चैप्टर ये है जी, और जी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जी। और उस चैप्टर से लोगों को रूबरू होना ही चाहिए। जी। उससे पहले मैं ये चैप्टर और अमिताभ दास जी को 1994 बैच तक में आने के बाद, जी। 94 के बाद और इस चैप्टर से शुरू होने से पहले उस बीच का अमिताभ दास कैसे थे, अमिताभ दास कहाँ रहे, क्या रहा उनका अपना एक समय किस तरह का रहा। देखिए, मैंने तो पूरी नौकरी बिहार में ही की। कई बार होता है कि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पर जाते हैं, क्योंकि आईपीएस तो एक अखिल भारतीय सेवा है। तो हम लोग तो प्रतिनियुक्ति पर बिहार के बाहर भी जा सकते हैं, अपने कैडर के बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा हुआ कि मैं पूरे समय बिहार में ही रहा और मैं बिहार के कई जिलों का मैं एसपी रहा। मैं देवघर का एसपी था जब झारखंड चला गया है, मैं लखीसराय एसपी था, किशनगंज एसपी रहा, बक्सर एसपी रहा, अरवल एसपी रहा। और इसके अलावा मैं रेल एसपी रहा, पटना का रेल एसपी रहा, जमालपुर का रेल एसपी रहा। फिर बिहार में मैंने बीएमपी के कई बटालियंस को कमांड किया है। बीएमपी मतलब होता है बिहार मिलिट्री पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, और उसकी बटालियन होती है जिसका कमांडेंट एसपी रैंक का होता है। तो मैं कई बीएमपी बटालियन का कमांडेंट रहा, बीएमपी 6 का, बीएमपी 9 का, बीएमपी 11-12 वाली का। और बीएमपी 11 तो मेरा खड़ा किया ही बटालियन है, मैं ही उसका पहला कमांडेंट था और मैंने ही उस पूरे बटालियन को खड़ा किया, सारे जवानों को उसमें मैंने ही बहाली की। और मैं लंबे समय सीआईडी में रहा, पटना पुलिस मुख्यालय में सीआईडी में रहा। मैं बिहार मानवाधिकार आयोग में रहा, ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहा। और फिर मैं सिविल डिफेंस में, जो नागरिक सुरक्षा का विभाग है, उसमें मैं आईजी रैंक पर था। सर अमिताभ दास जब सिविलियन के बीच थे, आईपीएस थे और उसके बाद डीएम आप रहे, वहाँ से फिर आप चले गए एक हम लोग के एक सिविलियन के तौर पर, हम लोग एक लेमैन के तौर पर हम लोग जानते हैं कि वैसे आईपीएस या आईएएस अधिकारी का तबादला रेलवे की तरफ कर दिया जाता है या रेवेन्यू सर्विस में करवा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों, क्या हुआ जो कि आप एक सिविल वर्क में डीएम होते हुए एकाएक फिर आप उस तरफ मुड़ गए? कुछ कहानी है या फिर बस एक रूटीन? नहीं, कहानी नहीं है, कहानी तो रहती ही है, क्योंकि पूरे समय में, पूरे कार्यकाल में मैंने माफिया से बहुत लोहा लिया है। और बिहार में आप जानते हैं पूरा माफिया राज कायम है और एक कड़वी सच्चाई है बिहार की। यह राजनीतिक अपराधीकरण भी हो चुका है और यहाँ जो सत्ता भी रहती है वो सामान्यतः माफिया तत्वों के हाथ में ही रहती है। तो मेरा इन सब से टकराना जारी रहा। और जिस तरह मिस्टर संजीव भट्ट गुजरात कैडर के हैं, वो माफिया के हिट लिस्ट पर चले गए, वैसे मैं भी माफिया के हिट लिस्ट पर आ गया। और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार, ये जब रेल मंत्री हुआ करते थे, भारत के रेल मंत्री, उन दिनों में रेल एसपी हुआ करता था। और उस समय ऐसा हुआ कि आप जानते हैं कि रेलवे में करोड़ों का ठेका होता है। उन दिनों तो ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान का बजट एक और रहता था, सामान्य बजट, और रेलवे बजट एक और, इतना बड़ा विभाग था रेल। तो करोड़ों के रेलवे में ठेके होते हैं, तो उन सारे ठेकों का बंदर बांट कर दिया गया था माफिया में। तो मैंने उसका खुलासा किया और बहुत चर्चित हुई मेरी जो रिपोर्ट थी, और मैंने काफ़ी रेल माफिया से लोहा लिया। उसके बाद फिर मैं नीतीश कुमार के निशाने पर आ गया, उनके हिट लिस्ट पर आ गया। जब वे मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो मुझ पर बहुत सारे, मुझे झूठे मामलों में, झूठे इंक्वायरीज में फंसा दिया गया मेरा प्रमोशन रोकने के लिए। और मैंने एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जो 10 बरस तक कानूनी लड़ाई लड़ी। सर ये समय का भी अगर चर्चा करें जी, क्योंकि रेल माफिया वाला जब सब्जेक्ट शुरू होता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद माफिया वाला जो शब्द शुरू हुआ जी, वो आपके रेल आईजी और इन सब में आने के बाद लगभग ज्यादा नजदीक से आपने देखा शायद जी, इसको। जी। तो अगर वो सन भी चर्चा में कर देते नहीं, तो सन तो देखिए, मैं 2001 से 2003 तक
पटना का रेल एसपी रहा, है ना। और उस जैसा मैंने बताया उस समय नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री थे और रेलवे में माफिया में सारे ठेके बांट दिए गए थे। और उसके बाद जब नीतीश कुमार 2005 के आखिर में बिहार के ये बने, सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, तो मुझे कई सारे झूठे जांचों में फंसा दिया गया मेरा प्रमोशन रोकने के लिए। और उसके बाद मैंने लगभग 10 बरस तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, 2007 से 2017 तक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस जीता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे आईजी का वेतनमान दिया गया, मुझे आईजी का रैंक दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ सारे मामलों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद 2018 में इनकी सरकार ने मुझे जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में समय से पूर्व रिटायर करा दिया। तो वो केस मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी मैं जीतूंगा, क्योंकि केस में मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। एक सिविलियन के तौर पे सर, आप हमें थोड़ा सा दूसरे तरह से समझाएं कि पब्लिक कैसे समझ पाए कि एक सत्ता नशीन लोग जनहित शब्द जोड़ के किसी को भी हरास कर सकते हैं या किसी का भी नौकरी छीन सकते हैं। तो ये जनहित तो सब हर कोई समझता है जनहित शब्द क्या है, लेकिन जिसको आप जिस जनहित की बात कर रहे हैं उसको जरा समझाएंगे क्या, पब्लिक को समझ पाए कि आखिर बातें क्या हुआ करती है। नहीं, बातें यही होती है कि देखिए पूरे देश में माफिया राज चल रहा है, सिर्फ बिहार में अब नहीं है, मैं तो कहूँगा कि पूरे देश में माफिया राज है। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह जन विरोधी नीतियाँ आ रही हैं, जिस तरह से ये किसान विरोधी कानून बने हैं, या जिस तरह से सीए लाया गया था, नागरिकता संशोधन कानून, तो पूरे देश में एक तरह का माफिया राज है और एक फांसीवाद की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सरकार होती है वो वैसे अफसरों को ही चाहती है जो अफसर बिल्कुल यस मैन हो, जो अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करें, अपने ज़मीर और अपने ईमान का इस्तेमाल नहीं करें और बिल्कुल जो भी उनके राजनीतिक आका कहें, पॉलिटिकल मास्टर्स कहें, उसको आँख मूंद के करें। ऐसे अफसरों को सरकार चाहती है। जो अफसर इनके बताए रास्ते पर नहीं चलता, इनके इशारे पर नहीं नाचता है, उसको ये लोग किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित करते हैं। चाहे तो कोई पर इंक्वायरी बैठा के उसका प्रमोशन बाधित कर देंगे, या जैसे मिस्टर संजीव भट्ट के साथ इन लोगों ने किया कि पहले उनको बर्खास्त कर दिया, नौकरी छीन दी, फिर उनको एक पुराना केस ला के एक फालतू मामले में अब 30 बरस की कैद करा दी है इन लोगों ने। तो इस तरह से ये लोग टारगेट करते हैं। मैं इसको इस तरह से समझाऊं, शायद पब्लिक समझ जाए कि जैसे अगर हम लोग हरियाणा में खेमका साहब का देख रहे हैं जी, चाहे उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी ही हैं, दोनों का नाम सेम है लेकिन वहाँ भी अमिताभ जी हैं और एक अमिताभ जी आप हैं। तो अमिताभ शब्द पर ना जाएं, लेकिन ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी होता है। और सरकार किस तरह से हरास करता है एक ऐसे व्यक्ति को जो सही मामले में काम को करना जानता हो और उनके यस मैन बनकर ना रह पाए। तो एक अमिताभ जी ये भी हैं। तो अमिताभ सर, यस मैन वाला जो चीज़ें हैं, अब मैं ये समझना चाह रहा था कि एक तरफ तो माफिया राज एस्टेब्लिश्ड हो गया, बिल्कुल, इसमें कहीं दुमत नहीं है, आप जो बातें बोल रहे हैं वो काफ़ी डीपली है। लेकिन नीतीश कुमार, चूँकि मोकामा विधानसभा से ही उनका नीतीश कुमार का ओहदा मिला, मोकामा विधानसभा से ही पहली बार वो चुनकर भी आए और मोकामा के लोगों से काफ़ी उनका था, तो मोकामा के लोग उनको भली भांति समझते भी हैं। लेकिन जो ये माफिया वाला था, तो मुख्यमंत्री बनने के दरमियान भी उन पर 302 का भी मामला हुआ करता था। खैर ये तो एक साधारण पब्लिक भी जानता है, क्या हुआ उसका राम जाने, और लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी भी चल रहा। खैर, तो अमिताभ दास का पब्लिक से रेलवे में जाना या इन रेवेन्यू या फिर सिविल डिफेंस में जाना तो माफियागिरी का ही एक जीता जागता उदाहरण है। मैं ये मान के चलूँ सर? हाँ, वही तो मैंने कहा कि पूरे बिहार में माफिया राज है। संक्षेप में समझिए, माफिया राज में जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो लोग फलते फूलते हैं, क्योंकि वो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और जो ईमानदार अधिकारी होते हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। जैसे मुझ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया क्योंकि मैं माफिया राज का हिस्सा नहीं था, मैं नीतीश कुमार के गिरोह में शामिल नहीं था, मैं उनके गैंग का हिस्सा नहीं था। तो अब तो ये लोग राजनीतिक पार्टियां खुद को कहती है, लेकिन बेसिकली इतना राजनीतिक अपराधीकरण हो गया है कि राजनीतिक दल मूलतः गिरोह बन गया है। नीतीश कुमार का अपना गिरोह है, किसी का अपना गिरोह है, किसी का अपना गिरोह है। और ये जो चुनाव होते हैं ये बेसिकली गिरोहों का आपसी संघर्ष होता है, गैंगवार होता है। कभी कोई गिरोह जीत गया, कभी कोई गिरोह जीत गया।
अभी अभी हाल का उदाहरण मैं देता हूँ। अभी नीतीश कुमार की जो सरकार बनी अभी हाल में, तो उसमें आप देखते होंगे मेवालाल चौधरी। मैं मेवालाल चौधरी का नाम लेता हूँ क्योंकि उन्हें हटवाने में मेरी भी कुछ भूमिका रही है। मेवालाल चौधरी जो एक बहुत बड़ा दागी वाइस चांसलर रहा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय का दागी वाइस चांसलर था, जिस पर उस समय जो चांसलर थे बिहार के, जो अब भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो जब बिहार के चांसलर थे तो उन्होंने बाकायदा उन पर ये जांच बैठाई थी और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस ने वो जांच की। लंबी चौड़ी जांच रिपोर्ट के बाद भागलपुर के सबौर थाना में मेवालाल पर एफआईआर हुआ। 35/2017 है एफआईआर का नंबर। अब 2017 का एफआईआर है, अब 2020 बीत रहा है, 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मेवालाल चौधरी को चार्जशीट नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि भागलपुर के सीनियर एसपी को नीतीश कुमार का आदेश है कि भाई मेवालाल को टच नहीं करना है, जबकि चार्जशीट के सारे सबूत हैं, जो ऑलरेडी एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने जांच कर दी है। तो अब तो सिर्फ उस जांच रिपोर्ट को केस डायरी में लाना है, चार्जशीट के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। लेकिन मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार का एटीएम है, वो घोटाले करता है, नीतीश तक पैसा पहुंचाता है। तो अपने एटीएम को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने पहला काम किया कि मेवालाल चौधरी को चार्जशीट नहीं होने दिया। उसके बाद मेवालाल चौधरी को तारापुर से जेडीयू का टिकट दे दिया, उनके लिए वोट मांगे जाकर, फिर उनको कैबिनेट में ले आया, और सिर्फ कैबिनेट ही नहीं बल्कि उनको जो शिक्षा मंत्रालय होता है, जिस शिक्षा को दागदार किया था मेवालाल चौधरी ने, वही शिक्षा मंत्रालय उनके जिम्मे दे दिया। थोड़ा सा मैं इसमें आना चाहता हूँ सर, चूँकि 2012 से मैं मेवालाल चौधरी पर मैंने कुछ स्टोरियाँ भी की थी। जहाँ तक शिक्षाविद कहे जाने वाली बात है, तो मुझे नहीं लगता कि मेवालाल चौधरी को शिक्षाविद कहा जाए, क्योंकि अगर मैं लेमन के तौर पर आपको बोलूँ तो शिक्षा का पोस्ट उनको जो दिया गया था वो ससुराली पोस्ट था, ससुराल के तरफ से गिफ्ट दिया गया था। खैर यानी कोई, अब सवाल ये है कि उन पे मेधा घोटाला का भी केस चला है और चल भी रहा है। मैं कम से कम 30 से 40 बच्चों के बारे में जानता हूं जिनका करियर उन्होंने बर्बाद कर दिया, जिसमें कि 2 बच्चे तो ऐसे भी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो मेवालाल चौधरी जैसे लोगों का भी पनपना और फूलना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विंग जो भी हो, किसी भी विंग में हो, तो मेवालाल चौधरी जैसे लोग बिहार के लिए तो किसी भी लेवल पर सही नहीं है। लेकिन मेवालाल चौधरी तो अभी 2015-16 के बाद आपके नज़र में आए। उससे पहले जब 2009 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पहली बार अनंत सिंह जैसे लोगों से आपकी बिल्कुल मतलब कुछ बातें हुई, तो वो बातें बताएंगे सर? वो देखिए, ऐसा है कि अनंत सिंह जो अभी भी मोकामा के विधायक हैं और उस वक्त भी थे, तब बात करें 2009 की, तो सभी जानते हैं कि बिहार के सबसे खूंखार माफिया सरगनाओं में से एक अनंत सिंह है। ये खुली बात है, इसमें कुछ छिपाने की नहीं है। और उस जमाने में नीतीश कुमार के बिल्कुल वो आंखों का तारा हुआ करते थे अनंत सिंह, और सुशासन में इतना उनका ऊंचा कद हो गया था कि लोग उनको छोटे सरकार कह के पुकारने लगे थे। मतलब भारत सरकार, बिहार सरकार, उसके बाद छोटे सरकार। और ये स्थिति हो गई थी कि नीतीश कुमार की बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर, कि नीतीश कुमार बिल्कुल चपरासी की तरह हाथ जोड़ के अनंत सिंह के सामने खड़ा थे। अनंत सिंह का इतना मन बढ़ गया था, हौसला बढ़ गया था उस समय, कि पटना में उसने बहुत सारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, बहुत सारी अवैध बिल्डिंग्स बना ली, और एक भू माफिया के रूप में अनंत सिंह सामने आया। और उसकी तस्वीरें आई AK-47 लेके नाचते हुए, लेकिन चूंकि वो छोटे सरकार था, नीतीश कुमार उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। 2009 में, आपको सही याद है, मैंने इसके खिलाफ पुलिस मुख्यालय को सूचना दी कि अनंत सिंह के पास अवैध हथियारों का जखीरा है इसके गांव में। इसका गांव लदमा गांव है, बाढ़ थाना में पड़ता है। और वहाँ मैंने सब लिखा कि AK-47, AK-56, SLR जैसे तमाम आधुनिक हथियार हैं। तो उस समय नीतीश कुमार का बहुत करीबी था, तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसको इन लोगों ने फाड़ के कूड़ेदान के हवाले कर दिया। अब पिछले साल 10 साल बाद जब अनंत सिंह का रेड हुआ, वो भी राजनीतिक कारणों से हुआ, क्योंकि अब दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं,
तो उसमें फिर AK-47 बरामद हुआ। तो 10 साल पहले जो मैंने बात कही थी उस बात की पुष्टि हुई। हाँ, जी। तो ये भी एक दिखा रहा है किस तरह नीतीश कुमार माफिया से घिरे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसकी जो पार्टी है जेडीयू का मतलब जनता दल यूनाइटेड नहीं है, जेडीयू का मतलब जनता दल अंडरवर्ल्ड मतलब अपराधियों का जो है। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो तमाम अपराधियों को, आप अभी अनंत सिंह की बात आपने की, मैंने मेवालाल की बात की, एक तीसरा उदाहरण आप मंजू वर्मा को लीजिए। जी। मंजू वर्मा नीतीश कुमार की इतनी करीबी थी, शेल्टर होम कांड। हाँ, वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी और नीतीश ने उसको राजनीति में लाया और समाज कल्याण मंत्रालय जैसा एक भारी भरकम मंत्रालय दिया। और मुजफ्फरपुर में ऐसा बालिका गृह कांड हुआ, शेल्टर होम केस हुआ, 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और नीतीश कुमार उसको बचा रहा था। उस समय तक बचाता रहा जब तक कि सीबीआई ने मंजू वर्मा के पति के कॉल डिटेल्स नहीं सामने लाए। जी। और मंजू वर्मा फिर आर्म्स एक्ट के केस में जेल भी गई, जेल की हवा भी उसने खाई, 3.5 महीने वो जेल में रही है। और उसके बाद भी नीतीश ने उसका निलंबन वापस लिया और फिर इस साल उसको इस बार के चुनाव में चिड़िया बरियारपुर से टिकट दे दिया। वो हार गई, अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा की मदद करने की पूरी कोशिश की। तो ये एक पूरा एक गिरोह चला रहा है नीतीश कुमार, कभी अनंत सिंह के साथ, कभी मेवालाल चौधरी के साथ, कभी मंजू वर्मा के साथ, कभी किसी के साथ। तो आप सब देख रहा है कि किधर जा रहा है बिहार।